हेलो स्टूडेंट्स, आधार स्टडी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपनी फिजिक्स की क्लासें रेगुलर चल रही है। आप लोगों को रेगुलर क्लासेस मिल रही होगी, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आशा करता हूँ आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, हमने जो फिजिक्स की क्लास थी उसमें जड़त्वाघूर्ण शुरू किया था। लास्ट क्लास में जड़त्वाघूर्ण पर कुछ टॉपिक भी देखे थे, कुछ क्वेश्चन भी हमने हल किए थे। तो आज की वीडियो में हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। ये जो आज का वीडियो है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप लेवल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड चाहे सेकंड ग्रेड, जिसमें भी आप लोगों की फिजिक्स आती है, साइंस के पेपर में ही आती है। वैसे तो साइंस की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए सभी तीनों एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं हम। तो हमने कुछ बेसिक कणों का जड़त्वाघूर्ण निकाल लिया था। अगर आप लोगों ने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखना। कमेंट बॉक्स उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आगे पढ़ते हैं उसको। आज हम पढ़ते हैं वस्तुओं का जड़त्वाघूर्ण। वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण, जड़त्वाघूर्ण या अपन जिसको क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं कि कुछ वस्तुएं हैं, कुछ जैसे मान लो कि एक रिंग है, जैसे सर्कुलर डिस्क है, जैसे मान लो कि स्क्वायर है। ठीक है, इन सब का जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे ज्ञात करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखो, ये ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना होगा कि जड़त्व आघूर्ण की प्रमेय क्या है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये दो प्रमेय बहुत आसानी से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए, जरूरी है। अगर ये समझ में नहीं आएगा या आप लोगों को इनको अच्छे से नहीं समझोगे तो जड़त्व आघूर्ण संबंधी क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो जड़त्व आघूर्ण है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसकी प्रमेय क्या है। तो इसकी दो प्रमेय हैं जिनसे ये ज्ञात किया जाता है। पहली प्रमेय है समांतर अक्षों की प्रमेय। समांतर अक्षों की प्रमेय। ठीक है, ये थ्योरम है किसके लिए, पैरेलल एक्सिस के लिए। समानांतर अक्ष, पैरेलल अक्ष लेते हैं अपन, पैरेलल एक्सिस लेते हैं, उनके लिए एक थ्योरम है ये। ठीक है, दूसरी जो है थ्योरम वो किसके लिए है, यह है लंबवत अक्षों के लिए। लंबवत अक्षों की प्रमेय। ठीक है, ये थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए है, परपेंडिकुलर अक्षों के लिए है। क्या है प्रमेय, समझने की कोशिश करते हैं। देखो, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, ये सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए लागू होती है, सभी प्रकार की वस्तुओं पर लागू होती है। ठीक है, चाहे पिंड कैसा भी हो, सब पर लागू होती है। कौन सी, समांतर अक्षों की प्रमेय। लेकिन जो लंबवत अक्षों की प्रमेय है ये केवल द्विविमीय वस्तुओं पर लागू होती है। विमीय वस्तुओं पर लागू होती है, त्रिविमीय पर लागू नहीं होती है, एक विमीय वस्तु पर लागू नहीं होती है। आया समझ में। द्विविमीय यानी कोई भी टू डायमेंशनल अगर कोई वस्तु है, टू डायमेंशनल, जैसे मान लो कि ये एक आयत है, टू डायमेंशनल है, इसकी लंबाई चौड़ाई है, मोटाई इसकी नगण्य मान रहे हैं अपन। तो ऐसी अगर कोई वस्तु है, या फिर जैसे मान लो कि ये है, ठीक है, स्क्वायर है, एक सर्कुलर डिस्क है, अगर ऐसी कोई वस्तु है जो केवल टू डायमेंशनल हो, द्विविमीय हो, तो उनके लिए लंबवत अक्षों की प्रमेय लगती है। ठीक है, समानांतर अक्षों की प्रमेय, चाहे वस्तु 1D हो, एक विमीय हो, एक विमीय जैसे मान लो कि एक छड़ हो गई, पतली छड़ हो गई, एक विमीय है। द्विविमीय जैसे मान लो सर्कुलर डिस्क हो गई। त्रिविमीय मान लो ये बेलन हो गया। ठीक है, या फिर जैसे मान लो ये क्यूब हो गया। ऐसा अगर कोई वस्तु है तो सभी पर समांतर अक्षों की प्रमेय लागू होती है। तो एक तो आप लोगों को ये चीज यहीं पे क्लियर हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं कि ये दोनों प्रमेय है क्या। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं समांतर अक्षों की प्रमेय। ये प्रमेय ऐसी है कि मान लो कोई वस्तु है अपने पास, ये वस्तु है कोई, मुझे इसका जड़त्वाघूर्ण निकालना है। जड़त्वाघूर्ण निकालना है मुझे इस अक्ष के सापेक्ष। ठीक है, यानी इस वस्तु को मैंने क्या किया है, ये जो अक्ष दिया है इसके चारों ओर घुमाया है मैंने। ठीक है ना, मुझे इसके सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण निकालना है। तो कैसे ज्ञात करूंगा, तो इसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, एक जड़त्वाघूर्ण पहले से पता होना चाहिए। कौन सा जड़त्वाघूर्ण, इसके द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले अक्ष के एक्सिस के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण पता होना चाहिए। तो देखो क्या है,
प्रमेय कब लगती है? ये प्रमेय ऐसे लगती है कि मान लो मुझे इसके सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण निकालना है, इसके समानांतर, इसके पैरेलल एक एक्सिस लेंगे जो कहां से गुजरता हो? सेंटर ऑफ मास से गुजरता हो। ठीक है, तो अगर मैं इस वस्तु को इस सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष घुमाऊं तो मान लो वो जड़त्वाघूर्ण कितना आता है? ICM आता है। कितना आता है जड़त्वाघूर्ण? ICM। ठीक है, और इन दोनों पैरेलल जो एक्सिस है, जो समांतर अक्ष है, इन दोनों के बीच की दूरी मान लो कितनी है? D है। इन दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी कितनी है? D है। तो इस वाले अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण I बराबर क्या आएगा? ICM प्लस md²। ICM तो क्या है यहां पे? जिसके सापेक्ष हमें जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है उसके समानांतर अक्ष जो कहां से गुजरता हो? द्रव्यमान केंद्र से गुजरता हो। इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण है ICM प्लस m क्या है? ये जो अपन ने वस्तु ली है, इस वस्तु का द्रव्यमान है m, और d क्या है यहां पर? इन दोनों अक्षों के बीच की दूरी है। आया समझ में इतना? तो ये समांतर अक्षों की प्रमेय है। समांतर अक्षों की प्रमेय अगर हमें लगानी है तो हमें क्या पता होना चाहिए? ICM पहले से पता होना चाहिए, तभी अपन ये प्रमेय लगा पाएंगे। ठीक है, वस्तु चाहे कैसी भी हो वो मैटर नहीं करता है, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, कैसी भी हो, सब पर लागू होती है। ठीक है, ये और क्लियर हो जाएगा जब अपन इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो ये एक प्रमेय तो ये हो गई। लंबवत अक्षों की प्रमेय लागू होती है केवल द्विविमीय वस्तुओं पर। द्विविमीय वस्तु जैसे मान लो, मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूं, ये कोई एक आयत है। ठीक है, एक आयत बनाता हूं मैं यहां पे, द्विविमीय वस्तु हो गई। अब देखो इसमें क्या होता है? लंबवत अक्ष। क्या है? लंबवत अक्ष। ये कितने अक्ष लेने हैं हमें? ये 3 अक्ष लेने हैं। लंबवत अक्ष, लंबवत अक्ष मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर अक्ष लेने हैं हमें। कितने? 3 अक्ष लेने हैं। आया समझ में? इन 3 में से 2 अक्ष तो कहां होने चाहिए? इसके तल में होने चाहिए। जिस प्लेन में ये है, ये वस्तु जिस प्लेन में है उस प्लेन में ही 2 अक्ष होने चाहिए। जैसे मान लो ये है, तो इनमें से 2 अक्ष कौन कौन से? जैसे मान लो कि एक अक्ष तो मान लेते हैं ये। ठीक है, ये एक अक्ष है, इसके सापेक्ष में इसको घुमा रहा हूं, इस तरीके से घुमा रहा हूं। ठीक है, तो एक अक्ष तो ये हो गया जो इसी के तल में बना हुआ है। देखो इसी के तल में बनाया है मैंने। ठीक है, एक अक्ष और मान लेता हूं, जैसे मान लो कि एक अक्ष ये है। ठीक है, ये भी इसी के तल में होना चाहिए। आया समझ में? और दोनों अक्ष एक दूसरे के कैसे आने चाहिए? लंबवत आने चाहिए, परपेंडिकुलर आने चाहिए। ठीक है, तो नियम ये कहता है, ये थ्योरम ये कहती है, प्रमेय ये कहती है कि इन दोनों अक्षों के सापेक्ष जो भी जड़त्वाघूर्ण आएगा, इन दोनों के सापेक्ष कैसे? मतलब मान लो मैं इस अक्ष के सापेक्ष इसको घुमाता हूं ऐसे, तो जो भी जड़त्वाघूर्ण आएगा मैं इसको इसके जो लंबवत अक्ष है इसके सापेक्ष अगर घुमाता हूं ऐसे, तो इसके सापेक्ष जो भी जड़त्वाघूर्ण आएगा वो इन दोनों का योग किसके बराबर होगा? जो इनके कटान बिंदु मतलब जहां ये एक दूसरे को काट रहे हैं, यहां पे काट रहे हैं, देखो आप लोगों को इधर दिख रहा होगा, यहां पर काट रहे हैं, तो इससे गुजरने वाले परपेंडिकुलर अक्ष के सापेक्ष जो जड़त्वाघूर्ण होगा उसके बराबर आएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो मैं दोबारा समझाता हूं। देखो चित्र में समझो कि अगर इस वस्तु को मैं इस अक्ष के सापेक्ष घुमाऊं तो कोई जड़त्वाघूर्ण आता है, मान लो Ix। इसी वस्तु को अगर मान लो मैं इस अक्ष के सापेक्ष घुमाऊं तो जड़त्वाघूर्ण आता है मान लो Iy। तो एक और अक्ष हमें लेना है। देखो 3 अक्ष लेने हैं, जिनमें से 2 तो ये हो गए। तीसरा अक्ष कहां से जाना चाहिए? वो इन दोनों के कटान बिंदु से इन दोनों के लंबवत जाना चाहिए, इन दोनों से 90 डिग्री से जाना चाहिए। तो मान लो ये अपना तीसरा अक्ष हो गया, तीसरा अक्ष जा रहा है यहां से। ठीक है, अब देखो ये तीसरा अक्ष जो है वो इस वाले अक्ष से भी 90 डिग्री के कोण पर हो, इससे भी 90 डिग्री के कोण पर हो, और इनके कटान बिंदु से भी गुजरता हो। अगर इसके सापेक्ष इसको घुमाएं इस वस्तु को, ठीक है, कैसे? जैसे मान लो ये वस्तु ऐसे रखी हुई है, ये अपना तीसरा अक्ष हो गया, और इस तीसरे अक्ष के सापेक्ष इसको घुमाऊं मैं इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से अगर घुमाता हूं तो इसके सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण आता है मान लो कितना? Iz। कितना जड़त्वाघूर्ण आता है? Iz। तो ये नियम ये कहता है कि Iz का जो मान है वो इन दोनों के योग के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? Ix और Iy के योग के बराबर आएगा।
ठीक है, ये कौन सी प्रमेय है? लंबवत अक्षों की प्रमेय। स्टूडेंट्स आपको ये दोनों प्रमेय लिख के रखनी है, जैसे मैंने समझाया उसी तरीके से याद रखना है इनको, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करने के लिए इनकी बहुत जरूरत हमें पड़ने वाली है। ठीक है, तो नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा जल्दी रिवाइज कर देता हूं। समांतर अक्षों की प्रमेय, ध्यान रखना, सभी प्रकार की वस्तुओं पर लगती है, और ये प्रमेय लगाने के लिए हमें आईसीएम पता होना चाहिए। आईसीएम क्या है? हमें आईसीएम पता होना चाहिए। आईसीएम क्या है? ये उस वस्तु के द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण है। ठीक है, तो ये नियम ये कहता है कि मान लो मुझे जैसे इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है, तो मुझे इसके समानांतर एक अक्ष लेना है जो कहां से गुजरता है? द्रव्यमान केंद्र से। तो इस द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण आईसीएम प्लस वस्तु का द्रव्यमान गुणा में क्या है? दोनों अक्षों के बीच की दूरी का वर्ग। अगर ऐसा करते हैं तो इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण आता है। ठीक है, दूसरा नियम देखो क्या है? दूसरा नियम है, दूसरी प्रमेय है लंबवत अक्षों की प्रमेय। लंबवत अक्षों की प्रमेय केवल द्विविमीय वस्तुओं के लिए लागू होती है, एक विमीय या त्रिविमीय वस्तुओं के लिए लागू नहीं होती है। इस नियम में हम 3 अक्ष लेते हैं। कितने अक्ष लेते हैं? 3, और तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यह प्रमेय लगाने के लिए 3 में से 2 अक्ष वस्तु के तल में होने चाहिए, वस्तु के प्लेन में होने चाहिए। कितने? 2। अब नियम यह कहता है कि इन दोनों के सापेक्ष जो भी जड़त्वाघूर्ण है वो तीसरे के बराबर होगा, और तीसरा कहां से गुजर रहा है? इन दोनों अक्षों के कटान बिंदु, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां से गुजर रहा है लंबवत। ठीक है, परपेंडिकुलर गुजर रहा है। तो इसके सापेक्ष जो जड़त्वाघूर्ण है वो किसके बराबर होगा? ये इन दोनों अक्षों के सापेक्ष जड़त्वाघूर्णों के योग के बराबर होगा। ये तो हो गई प्रमेय। अब देखो इनका उपयोग कैसे करेंगे हम। ठीक है, ये तो हो गई प्रमेय। प्रमेय को आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब इनका उपयोग कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को समझाता हूं। तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो अपने पास है एक रिंग, वलय। ठीक है, अपने पास क्या है? एक रिंग है। इसका जड़त्वाघूर्ण चेक करते हैं। तो एक रिंग है अपने पास, रिंग को इस तरीके से बना देता हूं मैं। इस रिंग की जो त्रिज्या है, ये केंद्र हो गया इसका, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? r, और इसका जो मास है, इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है? m, और इसकी रेडियस कितनी है? r है। ठीक है, आप लोग ऐसे मान लो कि ये कोई रिंग है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो ये कोई रिंग है। ठीक है, रिंग ऐसी होती है जिसमें केवल द्रव्यमान कहां होता है? केवल परिधि पर होता है द्रव्यमान। ये कितना द्रव्यमान है? m, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? r। अब इसका केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण, मतलब कोई अक्ष जो है वो केंद्र से गुजर रहा है और ये रिंग इस अक्ष के चारों ओर ऐसे घूर्णन कर रही है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा घूर्णन कर रही है तो इसका जो जड़त्वाघूर्ण होता है I बराबर वो कितना होता है? mr²। ये आप लोगों को याद रखना है। देखो वैसे तो इनके डेरिवेशन है, लेकिन मैं आप लोगों को पहले ही कह चुका हूं कि डेरिवेशन आप लोगों के एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। डेरिवेशन समझने में आप लोगों को ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के पास वैसे ही समय कम बचा हुआ है। तो एक रिंग का उसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण क्या होता है? mr²। कंडीशन क्या है कि जो ये जो अक्ष है वो इसके तल के, जो इसका प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर जा रहा है। और कहां से जा रहा है? केंद्र से जा रहा है, इसके सेंटर से जा रहा है। तो उसके सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण क्या होता है? mr²। आए इतना समझ में बच्चों? इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो अपन सबसे पहले समांतर अक्षों की प्रमेय लगाते हैं इसके लिए। तो अभी मान लो मैंने ये रिंग ऐसे बना रखी है। ठीक है ना, अपना ये जो मान लिखा है ये कौन से अक्ष के लिए लिखा है? इस अक्ष के लिए। अगर मैं इस चित्र को बनाऊं तो ऐसे बना सकता हूं। ठीक है, तो रिंग हो गई, रिंग का ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, जो अक्ष है वो इसके केंद्र से गुजरा और ये रिंग इसके चारों ओर इस तरीके से घूर्णन कर रही है। तब जड़त्वाघूर्ण कितना आएगा? mr²। ठीक है ना। अब देखो इस चित्र को मैं इस तरीके से बनाता हूं। अभी तो ये चित्र ऐसे बना हुआ है, अभी मैं इसको ऐसे बना रहा हूं।
तो मान लो ये रिंग जो है वो ऐसे बनी हुई है, ये इसका सेंटर हो गया और ये हो गया इसका अक्ष। इसके सापेक्ष अगर घुमाते हैं तो जड़त्वाघूर्ण ये आता है, ठीक है ना। अब मान लो मुझे पूछा जाए कि इस अक्ष के सापेक्ष घुमाए तो जड़त्वाघूर्ण कितना आएगा। इस अक्ष के सापेक्ष मतलब कि ये रिंग है, अगर इसको मैं इस अक्ष के चारों ओर घुमाता हूं, ऐसे घुमाता हूं, तो जड़त्वाघूर्ण कितना आता है, mr²। लेकिन अगर मैं मान लो इसके चारों ओर घुमाऊं इसको, ठीक है, अक्ष की स्थिति ध्यान रखना, क्योंकि जड़त्वाघूर्ण अक्ष की स्थिति पर डिपेंड करता है। तो मान लो ये वलय हो गई, रिंग हो गई, अपना अक्ष गुजर रहा है यहां से, इसके सापेक्ष मुझे ज्ञात करना है। इसके सापेक्ष तो मुझे पता है, यहां से अगर अक्ष गुजर रहा है तो मुझे जड़त्वाघूर्ण पता है कितना है, mr²। लेकिन अब अपन ने अक्ष की स्थिति बदल दी, इसको यहां से हटा के यहां पर ले आए हैं और इसके चारों ओर घुमा रहे हैं अपन ऐसे। आया समझ में, इसके चारों ओर घुमा रहे हैं तो जड़त्वाघूर्ण कैसे आएगा। अब इसका फॉर्मूला अगर मान लो हमें नहीं पता तो हमें क्या करना होगा, प्रमेय लगानी पड़ेगी। प्रमेय देखो कैसे लगाएंगे। तो मान लो इसके सापेक्ष मुझे जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है, तो ये तो हो जाएगा I। इसके समानांतर अक्ष जो कहां से गुजरता हो, केंद्र से गुजरता हो, इसके सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण क्या हो जाएगा, ICM। इन दोनों अक्षों के बीच की दूरी काम में ले लेंगे अपन, जो कितनी है, मान लो d। वैसे देखा जाए तो ये त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। तो अपना नियम क्या था समांतर अक्षों की प्रमेय का, कि I बराबर क्या होता है, ICM प्लस md²। तो देखो I बराबर ICM ये वाला अक्ष होगा, द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास से जाने वाला। तो इसके सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण कितना था, mr² प्लस m वलय का द्रव्यमान, मास वलय का, रिंग का मास m हो गया, और d है दोनों अक्षों के बीच की दूरी। तो बताओ दोनों अक्षों के बीच की दूरी त्रिज्या के बराबर है क्या, तो त्रिज्या का स्क्वायर। तो I बराबर बताओ कितना आ गया, 2mr²। ये वलय के स्पर्श करते हुआ अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण होगा, कितना होगा, 2mr²। तो इस तरीके से प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। एक और देखते हैं अपन, मैं एक बार फिर से इसको समांतर अक्षों की प्रमेय दोबारा से उपयोग में लेके देखते हैं, दोबारा से यूज करके देखते हैं। मान लो एक वलय हमें दे रखी है, इसका द्रव्यमान m है और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, r। मान लो हमें पूछ ले, किसी क्वेश्चन में पूछ ले कि हमें इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण बताओ। इस अक्ष के सापेक्ष इस वलय से, इस रिंग से काफी दूरी से गुजर रहा है ये, मतलब ये वलय तो ऐसे है, ये जो वलय बनाई है ये तो ऐसे है, और जो घूर्णन अक्ष है वो यहां से गुजर रहा है। ये जो वलय है वो इस अक्ष के चारों ओर यहां पे चक्कर काट रही है, इतना दूर से घूम रही है, ठीक है ना। तो इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण क्या आएगा, अपने पास इसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो फिर क्या करेंगे, अपन प्रमेय का उपयोग करेंगे। प्रमेय आप लोग कैसे सेलेक्ट करोगे कि मान लो मुझे इसके सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है, समांतर अक्षों की प्रमेय लगानी है, पैरेलल एक्सिस वाली थ्योरम लगानी है, तो हमें इसके समानांतर एक अक्ष लेना है, इसके समानांतर में एक अक्ष लेना है जो कहां से गुजरता हो, इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरता हो, ठीक है। इसके सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण तो क्या हो जाएगा, ICM, और इसके सापेक्ष क्या हो जाएगा, I। तो I बराबर बताओ क्या आएगा, ICM प्लस md²। I बराबर ICM, बताओ ये ICM कैसे जा रहा है, केंद्र से जा रहा है क्या, और केंद्र के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण क्या होता है, mr²। तो mr² प्लस m वलय का द्रव्यमान, ठीक है, d है दोनों अक्षों के बीच की दूरी। मान लो ये आप लोगों को एग्जाम में दी हुई मिलेगी, मान लो जैसे ये 4r है, कितनी r है, 4r, इसकी त्रिज्या का 4 गुना दूरी पर है ये वाला अक्ष, तो d इन दोनों अक्षों के बीच की दूरी कितनी हो गई, ये d बराबर कितना हो गया, 4r। तो 4r का हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर। तो I बराबर क्या हो जाएगा, mr² प्लस m, 4r का स्क्वायर करेंगे तो 16r² हो जाएगा। तो 16mr² और 1mr², I बराबर कितना आ गया, 17mr²। ऐसे उपयोग मिलेंगे किसका, जो समांतर अक्षों की प्रमेय है उसका, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया एक वलय के लिए। अब अपन बात करते हैं, जैसे मान लो कि मुझे लंबवत अक्षों की प्रमेय काम में लेनी है। कौन सी, लंबवत अक्षों की प्रमेय, तो वो कैसे काम में लेंगे, तो मैं वलय के लिए समझाता हूं आप लोगों को, ठीक है।
इन दोनों को मैं मिटा देता हूं। ठीक है, ये थ्योरम आप लोगों को अच्छे से समझ में आनी चाहिए। समझ में नहीं आती है तो आप लोग कोशिश करना दोबारा से इसको देखने की। अगर ये समझ में आ गई तो मेरे ख्याल से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग बहुत आसानी से सोल्व कर लोगे, कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। देखो दोबारा देखते हैं अपन, जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है उसका उपयोग करते हैं इस बार। तो नियम क्या था कि जो वलय है इसके तल में दो अक्ष होने चाहिए जो परस्पर लंबवत हो। तो मान लो एक अक्ष मैं ये ले लेता हूं, एक ये ले लेता हूं, ठीक है ना। तो इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण क्या हो जाएगा, Ix। अगर ऐसे घुमाऊं तो मैं, इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण क्या हो जाएगा, Iy। और जो Iz है वो तीसरा अक्ष यहां से होगा। कहने का मतलब, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए ऐसे मान लो कि ये वलय है, ये एक्स अक्ष है और इसके सापेक्ष इसको हम ऐसे घुमाते हैं, इसके सापेक्ष अगर घुमाते हैं, ठीक है, वलय को, तो कौन से अक्ष के सापेक्ष, एक्स अक्ष के सापेक्ष अगर इसको घुमाते हैं तो जड़त्वाघूर्ण कितना आता है, मान लो Ix आता है। और इस वलय को अगर ऐसे माने अपन, ये अक्ष कौन सा हो जाएगा, वाई अक्ष हो जाएगा। वाई अक्ष के सापेक्ष अगर इसको घुमाते हैं तो जड़त्वाघूर्ण कितना आता है, Iy। तीसरा अक्ष कौन सा है, तीसरा अक्ष जा रहा है यहां से, ठीक है, तीसरा अक्ष जा रहा है यहां से। अगर इसके सापेक्ष हम घुमाते हैं तो देखो ये तो अपन ने यहां पे बात की थी, अगर इसके सापेक्ष घुमाते हैं तो जड़त्वाघूर्ण कितना आता है, mr²। ठीक है, तो अपना नियम ये कहता है कि Iz जो तीसरा अक्ष जो यहां से गुजर रहा है, तीसरा अक्ष, इसके चारों ओर अगर घुमाया जाए इसको तो जड़त्वाघूर्ण किसके बराबर होगा, ये Ix प्लस Iy के बराबर होगा। नियम यही तो था कि तल में स्थित दो अक्षों का जड़त्वाघूर्ण तीसरा अक्ष जो तल के लंबवत है, इनके कटान बिंदु से गुजर रहा है, उसके सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण के बराबर होता है। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो जो Ix है ये वाला जड़त्वाघूर्ण इसके व्यास के सापेक्ष है। किसके सापेक्ष है, व्यास। देखो व्यास से गुजर रहा है। और जो Iy है ये भी व्यास के सापेक्ष ही जड़त्वाघूर्ण है। देखो ये वाला अक्ष भी कैसे जा रहा है, व्यास से ही जा रहा है, यानी ये भी व्यास के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण हुआ, ये भी रिंग का व्यास के सापेक्ष जो इसका डायमीटर है उसके सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण हुआ। तो दोनों अगर व्यास तय है तो दोनों के मान बराबर होने चाहिए, यानी Ix का मान और Iy का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो मान लेता हूं ये कितना है, I है। ठीक है, और Iz का मान अपन ने देखा ही है, केंद्र से गुजरने वाला अक्ष, केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण वो क्या है, Iz है। ठीक है, तो Iz का मान तो कितना है, mr² बराबर Ix का मान कितना मान रहा हूं मैं, I प्लस Iy का मान भी कितना मान रहा हूं मैं, I। तो mr² बराबर कितना हो गया, 2i। तो बताओ बच्चों I बराबर क्या हो जाएगा, 2 को इधर ले आऊं क्या मैं, mr² बटे 2। तो ये I का मान आया है। अब I क्या है यहां पर, I ये है, ये I क्या है, Ix या Iy। इसका मतलब अगर कोई वलय है जिसका अक्ष जा रहा है कहां से, इसके व्यास से जा रहा है, ठीक है, व्यास से जा रहा है, और व्यास के सापेक्ष अगर इस वलय को घुमाया जाता है तो जड़त्वाघूर्ण कितना आता है, mr² बटे 2। ठीक है, तो इस तरीके से लंबवत अक्षों की प्रमेय अपन काम में ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये समांतर अक्षों की प्रमेय, लंबवत अक्षों की प्रमेय दोनों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। चलो एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं, दोबारा दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को अभी बता दूं, ये फॉर्मूले बेस है, इनके कई सारे फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले के लिए फॉर्मूला सीट जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वो आप लोगों को नोट्स बनाने हैं उनके। टेलीग्राम चैनल आप लोगों ने ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लिंक पर जाके आप लोग देखोगे तो जो जड़त्वाघूर्ण से संबंधित फॉर्मूले हैं, किससे, वस्तुओं के जड़त्वाघूर्ण से संबंधित फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप लोग उनको वहां से ले सकते हो। ठीक है, अब देखो दोबारा इनको समझने की कोशिश करते हैं। इस बार मैं एग्जांपल ले लेता हूं, दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, एक सर्कुलर डिस्क का
जिसे हम क्या बोलते हैं, चकती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चकती। हिंदी में चकती के नाम से आएगा और इंग्लिश में बोले तो सर्कुलर डिस्क बोल सकते हैं। सर्कुलर डिस्क है कोई, तो सर्कुलर डिस्क मान लो ऐसी हो गई। डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया हो? ये वलय है, ये डिस्क है, ठीक है ना। डिस्क ले रहे हैं अपन। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, एक फॉर्मूला आप लोगों को पहले ही बता दूं। वैसे इसका डेरिवेशन है, लेकिन डेरिवेशन आप लोगों के काम का नहीं है। एक सर्कुलर डिस्क है, इस पे अक्ष जो है इसके केंद्र से जा रहा है, ऐसे जा रहा है। देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये अक्ष कहां से जा रहा है? केंद्र से। और इसके सापेक्ष अगर इसको ऐसे घुमाते हैं हम, ठीक है, देखो अक्ष कहां से जा रहा है, अक्ष की स्थिति आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। सर्कुलर डिस्क, इसका ये प्लेन हो गया, अक्ष इसके कहां से गुजर रहा है? केंद्र से गुजर रहा है, ठीक है, केंद्र से गुजर रहा है। और केंद्र के सापेक्ष अगर इसको घुमाया जाता है ऐसे, तो जो इस सर्कुलर डिस्क का जड़त्वाघूर्ण आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है इस अक्ष के सापेक्ष, वो आप लोगों को याद रखना है। कितना होता है? I बराबर mr²/2 सर्कुलर डिस्क के लिए। तो देखो ये चित्र बना रहा हूं मैं ऐसे, ये सर्कुलर डिस्क हो गई, ये अक्ष हो गया। इस सर्कुलर डिस्क को अगर इस अक्ष के सापेक्ष घुमाया जाता है, ध्यान रखना ये सर्कुलर डिस्क है इस तरीके से, अगर इसके सापेक्ष अगर इसे घुमाया जाता है, ठीक है, ऐसे घुमा रहे हैं अपन, तो जो जड़त्वाघूर्ण I आता है वो कितना आता है? mr²/2, जिसमें m तो इसका द्रव्यमान है, मास है, r जो है वो इसकी रेडियस है, ठीक है ना। अब सेम वैसे ही देखते हैं। मान लो मुझे जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है। ये सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, और मुझे एक्सिस दे रखा है ये वाला, इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है। देखो मैं समझाता हूं, जैसे ये सर्कुलर डिस्क हो गई, ठीक है ना, ये सर्कुलर डिस्क हो गई, और अपना जो एक्सिस है देखो वो इसकी परिधि की स्पर्श करते हुए जा रहा है। तो मान लो ये परिधि के स्पर्श करते हुए ये वाला अक्ष हो गया, ठीक है ना, ये वाली कंडीशन दे रखी है। अगर हम इसके सापेक्ष इसको घुमाते हैं तो जड़त्वाघूर्ण हमें ज्ञात करना है कि कितना आएगा। अब कैसे ज्ञात करें? तो समांतर अक्षों की प्रमेय ये कहती है कि मुझे इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है, तो मुझे एक अक्ष लेना है जो इसके पैरेलल हो और कहां से गुजरता हो? इस सर्कुलर डिस्क के सेंटर से गुजरता हो। देखो फिर से समझना, जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम थी, जो समानांतर अक्षों की प्रमेय थी जड़त्वाघूर्ण के लिए, वो क्या थी कि मान लो मुझे इसके सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा? इसके समानांतर, इसके पैरेलल एक एक्सिस लेना होगा जो कहां से गुजरता हो? इसके केंद्र से गुजरता हो। आया समझ में? तो इसके पैरेलल एक एक्सिस लेना है जो कहां से गुजरता हो? केंद्र से गुजरता हो, ठीक है। इसके सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण मुझे पता होना चाहिए, जो क्या होगा? ICM। इसके सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण मुझे ज्ञात करना है। तो देखो समांतर अक्षों की प्रमेय क्या थी? I बराबर क्या होता है? ICM + md²। बताओ ICM तो क्या होगा? इस वाले अक्ष के सापेक्ष ऐसा ही है कि ये वाला अक्ष, इसके सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण क्या होता है? mr²/2 प्लस m क्या है? मास है डिस्क का, वो m मास हो गया, और d क्या होती है? दोनों अक्षों के बीच की ये दूरी। बताओ ये दोनों अक्षों के बीच की दूरी इसके इस डिस्क की त्रिज्या रेडियस के बराबर है क्या? रेडियस के बराबर है, तो ये रेडियस r, और d का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको हल करोगे तो ये कितना आ जाएगा? लघुत्तम लेके हल करोगे तो ये आ जाएगा 3/2 mr²। तो सर्कुलर डिस्क का परिधि को स्पर्श करते हुए अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण कितना होता है? 3/2 mr²। आया समझ में? कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मुझे जो है यहां से कोई एक अक्ष गुजर रहा है, दिख गया होगा आप लोगों को। ये जो है ये परिधि से नहीं गुजर रहा, त्रिज्या की आधी दूरी से गुजर रहा है, ठीक है ना। त्रिज्या देखो यहां तक है, डिस्क यहां तक है डिस्क, इसके त्रिज्या हो जाएगी ये, त्रिज्या की आधी दूरी से गुजर रहा है एक अक्ष। इसके सापेक्ष मुझे जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है। तो देखो चित्र में बनाता हूं मैं। मान लो ये सर्कुलर डिस्क है, ये इसका केंद्र है, ये परिधि है,
और अपना जो एक्सिस है वो कहाँ से गुजर रहा है, यहाँ से गुजर रहा है। इसके सापेक्ष मुझे जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है। ये दूरी कितनी है, ये हमें केंद्र से दूरी दे रखी है r/2। कितनी दे रखी है, r/2। तो इसके सापेक्ष इसका जड़त्वाघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो इसके समानांतर एक अक्ष लेना है जो कहाँ से गुजरता हो, केंद्र से। ये तो हो जाएगा ICM, ये हो जाएगा I मुझे ज्ञात करना है, तो I बराबर क्या होगा, ICM प्लस MD²। ICM देखो ये केंद्र से जाने वाला अक्ष है क्या, और केंद्र के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण कितना होता है, एक आप लोगों को पता होना चाहिए इसमें, mr² प्लस m हो जाएगा मास, और d हो जाएगी दोनों अक्षों के बीच की दूरी जो कितनी है, r/2। तो r/2 स्क्वायर है, तो इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर। तो बताओ कितना आ गया, यहाँ पर तो है mr² प्लस m r का स्क्वायर और बटे में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। इसको आप लोग हल कर सकते हो। तो इस तरीके से ये प्रमेय दोनों आप लोगों को कह रहा हूं समझ में आनी चाहिए। अगर ये समझ में आ गया तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं आएगी। अगर फिर भी ये समझ में नहीं आती आप लोगों को, तो मैं ये कहता हूं कि फिर आप लोगों को फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, सारे फॉर्मूले आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। और मेरा मानना तो ये है कि प्रमेय आप लोग समझ लो तो आसानी हो जाएगी। फॉर्मूले कहाँ मिलेंगे, तो फॉर्मूले के लिए मैंने बोल दिया कि मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप लोग इसको ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास कैसी लगी, आज इतना ही पढ़ते हैं। आप लोग एक बार इनको देखना, फॉर्मूले याद करने की कोशिश करना, ये प्रमेय लगा के देखने की कोशिश करना कि प्रमेय कैसे लग रही है, ठीक है। अपन एक क्लास और ले लेंगे जिसमें हम इन्हीं के जड़त्वाघूर्ण की बात करेंगे। तब तक आप लोगों को फॉर्मूला शीट भी मिल जाएगी। फॉर्मूला शीट मिल जाएगी तो आप लोगों को कुछ फॉर्मूले रहेंगे भी। तो अपनी जब अगली क्लास होगी, और ध्यान रखना अपनी अगली क्लास मंडे को होगी, संडे को अपनी कोई क्लास नहीं है, मंडे को होगी। तो जो मंडे को क्लास होगी उसमें वो फॉर्मूला शीट आप लोग लेके बैठोगे, तभी आप लोगों को आगे के क्वेश्चन हल करने में आसानी होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।